नतीजों के चलते अमेरिकी बाजारों में दबाव, डाउ में मामूली तेजी लेकिन नैस्डैक 0.5% फिसला। एशियाई बाजारों की मिली जुली शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी में हल्की गिरावट। आज होगी अक्टूबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी। ज्यादातर ब्रोकर्स को 8,650 से 8,700 के बीच एक्सपायरी होने की उम्मीद। साइरस मिस्त्री ने बर्खास्तगी के फैसले को बताया अवैध। टाटा ग्रुप को $18 अरब के नुकसान का जताया अंदेशा। सेबी ने शुरू की मिस्त्री के दावों की जांच। एचयूएल के बेहद कमजोर नतीजे, वॉल्यूम ग्रोथ -1% रही। हीरो मोटो कॉर्प के शानदार नतीजे, मुनाफा 1,000 करोड़ रुपए के पार, मार्जिन भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। आज है मारुति से मजबूत नतीजों की उम्मीद, मुनाफा 52% उछलने का अनुमान। टीवीएस मोटर्स की वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन भी बेहतर रहने का अनुमान। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का आज आखिरी दिन, अब तक 57% भरा इशू। वरुण बेवरेजेस का इशू पहले ही दिन 34% भरा, भाव 440 से 445 रुपए। और आज है वायदा कारोबार में अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी का दिन। ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल होते दिख रहे हैं, एफआईएस की बिकवाली है और खबरें ढेर सारी और नतीजों के लिहाज से बेहद एक्शन भरा दिन। तो ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। तो आज दोनों संदीप हमारे साथ हैं, आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह की है। जब कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था कि 80 अंक के आसपास की कमजोरी दिखेगी यूएस में, डाउ में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिकवरी देखने को मिली, हालांकि 100 अंक नीचे गया था दिन के दौरान डाउ, लेकिन आप देखिए 30 अंक ऊपर जाकर बंद हुआ है। थैंक्स कहना चाहिए अनिल बोइंग के नतीजों को। एप्पल के नतीजों ने हालांकि निराश किया, लेकिन बोइंग ने काम संभाला। 3 दिन से यूरोप के मार्केट्स गिर रहे हैं और आज यूके के इकोनॉमिक आउटपुट का डेटा वहां पर आने वाला है। ये बताइए, कच्चा तेल 2% ओवरनाइट गिरा है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, 9 हफ्ते के हाई से ये थोड़ा कमजोर हुआ है। ग्लोबल संकेत इतने कमजोर दिख नहीं रहे हैं। और इनके साथ ही सैमसंग के नतीजे भी काफी मजबूत आए, उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे। तो नंबर्स के लिहाज से मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स बुरे नहीं, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग जो है लग रहा है वो ये कि एशिया धीमे धीमे कमजोर होते हुए दिख रहा है। तो कहीं कहीं ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी अनिश्चितता वाला माहौल बन रहा है, थोड़ी सी कमजोरी वाला माहौल बन रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। और ठीक भारतीय बाजारों की तरह ऐसा दिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स भी ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो दिख रही है अमेरिका में वो ये कि बड़ी टाइट रेंज में क्लोजिंग होती दिख रही है। दिन भर में उतार चढ़ाव होता है, जो शुरुआत होती है उसके विपरीत जाकर क्लोज होता है। तो कल भी देखिए अमेरिकी बाजार ऐसे आपको मुश्किल से 30 पॉइंट दिखेंगे, लेकिन दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए। तो लगता है थोड़े दिन ग्लोबल मार्केट्स का उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा। 7 बजे मैंने देखा था एसजीएक्स निफ्टी 2-3 पॉइंट ऊपर था और हांगकांग के बाजारों में गिरावट नहीं थी। अब आप देखिए हरे निशान में थे, उसके बाद वो 100 अंक नीचे गिरे तो एसजीएक्स निफ्टी में 11 पॉइंट की गिरावट, और अब 200 अंक नीचे है हांगकांग के बाजार। तो आज मूड जो है वो हांगकांग के बाजार खराब कर रहे हैं। ये बताइए एक्सपायरी का दिन है, आज के दिन को किस तरह से ट्रेड किया जाए? क्या उछाल में बिकवाली की रणनीति सही होगी या आपको लगता है दोनों तरफ मौके मिलेंगे? दोनों तरफ मौके होंगे, और इसीलिए आज मैंने पहली लाइन ही जो लिखी मेरे एनालिसिस की वो है कि शुरुआत आपको एशिया से मिलेगी। तो भारतीय बाजारों के खुलने के वक्त एशियाई बाजार 9 बजे क्या कारोबार करते हैं, वहां से आप शुरुआती संकेत लेंगे। तो पहले शुरुआत आप एशिया के तर्ज पर करेंगे और उसके बाद हम हमारे संकेतों पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और हमारे संकेतों में फिर थोड़ा सा एक तो रिजल्ट्स के लिहाज से बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, दूसरा टाटा ग्रुप के फिर से दिक्कत है, तो और तीसरा एफआईएस की थोड़ी बिकवाली है। ऊपरी स्तर पर बाजार को बहुत ज्यादा टिकने नहीं देगी। लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो गए तो आप मजबूत खुलेंगे। और यहाँ पर 8,600 वो लेवल है जो बेहद अहम सपोर्ट लेवल है, और कल भी कमोबेश हमने होल्ड किया है, लगभग उसके आसपास जाकर बंद हुए हैं। तो अगर आज शुरुआती कारोबार में आप 8,600 के नीचे ना खुले और अगर आप 8,600 को होल्ड कर पाए तब तो ठीक। 8,600 के नीचे आपने घंटा आधा घंटा बिता दिया तो फिर कमजोरी और बढ़ सकती है, तब आपको 8,550 आते हुए दिखेगा। लेकिन चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता है तो एक्सपायरी का दिन है तो आप थोड़ा उतार चढ़ाव होते हुए जरूर देखेंगे। इस लिहाज से जो रणनीति होनी चाहिए वो ट्रेडिंग रेंज को, अगर आप एक 100 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज लेकर एक्सपायरी के दिन देखना चाहें तो 8,650 8,550 ये रेंज नजर आती है। अब क्योंकि
8,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अभी भी फुट में, तो मैं ये समझता हूं कि शायद अगर ग्लोबल मार्केट थोड़े भी ठीक हो जाए तो वो लेवल हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में एक मौका 8,575 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में खरीदारी का बन सकता है 8,650 8,675 के लिए। दूसरा तरीका ये कि अगर पहले मजबूत खुल जाए तो 8,675 के आसपास शॉर्ट करें, 8,700 को स्टॉप लॉस लगा लें और 8,625 8,600 तक के लक्ष्य एक बार फिर से आपको आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर आता हुआ नजर आ रहा है। 19,300 मुझे बैंक निफ्टी के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है साथ ही, और 19,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां पर पुट में। तो मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी 19,300 जल्दी तोड़ेगा, लेकिन हाँ वो लेवल टूटा तो फिर बैंक निफ्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती। तो 19,300 को स्टॉप लॉस मानकर एक बार बैंक निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है 19,700 के आसपास के लक्ष्य के लिए, या फिर 19,700 पहले मिल जाए तो वहां पर शॉर्ट करें 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 19,500 19,400 के टारगेट के लिए। जो सेक्टर्स हैं, थोड़ा बैंकिंग सेक्टर्स को लेकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। लग तो रहा है कि कमजोरी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने उसे अवॉइड किया। मजबूती में ऑटो मजबूत दिख रहा है, टाटा ग्रुप्स के शेयरों पर दबाव रह सकता है और कुछ हद तक मेटल शेयर कमजोर रह सकते हैं। चलिए, तो टाटा ग्रुप के शेयरों पर हम विस्तार से आज फिर से चर्चा करने वाले हैं। कल देर शाम जिस तरह से साइरस मिस्त्री जी ने जो लेटर लिखा था अपने डायरेक्टर्स को, वो सार्वजनिक हो गया, मीडिया में आया और उस पर चर्चा हुई और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं रतन टाटा के समय में जो फैसले लिए गए और पूरे के पूरे टाटा कंपनियों के ऊपर विस्तार से एक एक कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज का दिन नतीजों के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, मारुति के नतीजे आने वाले, ओएनजीसी के नतीजे आने वाले हैं। ये निफ्टी की दो दिग्गज कंपनियां हैं और दोनों ही 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर हैं। तो ये नतीजे अच्छे आएंगे तो बाजार का मूड सुधर सकता है। मारुति के नतीजे बाजार के दौरान आएंगे, हालांकि ओएनजीसी के मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन इस पर भी बात करेंगे। पहले बागले साहब से पूछते हैं वो कैसे मार्केट को आज ट्रेड करना चाहते हैं। मॉर्निंग सर, बताइए क्या व्यू बन रहा है मार्केट में? क्या बिकवाली करके ही पैसा बनेगा, ऐसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो ये कह दूं कि ये ड्रेस आपको बहुत जच रहा है, आपको दोनों को शुक्रिया। और मुझे ऑड मैन आउट ऐसा व्यू बैठा है। नहीं, कल हम आपके साथ इसी तरह से ट्रेडिशनल अटायर में शो करेंगे। बिल्कुल। नो, कल जो करेक्शन हुआ या फॉल हुआ वो मुझे कुछ निगेटिव संकेत दे रहे। आई थिंक अनिल जी ने भी वो कहा और मैं तेजी के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। और मैंने लास्ट वीक में भी कहा था कि 8500 एक अहम लेवल है। अगर वो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, अभी मंथली क्लोजिंग भी आ रहा है, वो ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो सकती है। लगभग हम 7900 8000 तक भी जा सकते हैं। ओके। तो यहां से 100 पॉइंट और नीचे मुझे लगता है, जो मुझे लगता है आज या कल में आएगा, कह नहीं सकता आज ही आएगा। 8530 के मेरे लेवल्स हैं। मेरा स्टॉप लॉस होगा 8660। मैं बेचने की सलाह दूंगा। बैंक निफ्टी में 19600 19200। तो फिर बिकवाली करना ज्यादा सही होगा, ये राय निकल कर आ रही है। वैसे देखिए, बागले साहब ने कल बाजार बंद होने से पहले आपको बताया था कि टाटा स्टील बेचकर चलिए और आज तो वहां पर आपको मुनाफा होने ही वाला है। आखिरी सौदा में कल जब आपसे बात हो रही थी तब आपने कहा था, तो टाटा समूह पर बात होगी, लेकिन बाजार का मूड दरअसल खराब करने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह है FIIs के सेल के फिगर्स जो हर रोज आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और पूरे अक्टूबर में मैंने जोड़ के देखा 4,400 करोड़ रुपए के आसपास की उन्होंने बिकवाली करी है। उससे ज्यादा खरीदारी DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने की है, लेकिन DIIs के दम पर बाजार चलता नहीं है, FIIs के दम पर ही चलता है। और DIIs के दम पे जहां चल रहा है वो कैश मार्केट के स्टॉक्स है, तो उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, इसी दम पर की DIIs खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, हर एक का अपना अपना वो मजबूत इलाका होता है। ठीक बात है। इसका मजबूत इलाका उनके मिड कैप स्मॉल कैप्स है, जहां पर FIIs की तरफ से ज्यादा रिस्क नहीं, वो कभी आकर आपका खेल बिगाड़ेंगे नहीं, तो उन्हें जहां खरीदना वो खरीद रहे हैं। FIIs का सिंपल फंडा है कि उन्हें मिड कैप समझने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए सिंपल बात यह कि हम बजाय मिड कैप्स में दिमाग लगाएं, सेलेक्टिवली खरीदते हैं, लेकिन उनका फोकस लार्ज कैप्स में होता है जो लिक्विड भी है। अब जहां तक कल के आंकड़ों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आंकड़े काफी खराब है। 1450 करोड़ के आसपास की FIIs ने जो बिकवाली की है कैश मार्केट में, हालांकि घरेलू फंड मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, 1000 करोड़ के आसपास की उनकी खरीदारी, लेकिन ओवरऑल आंकड़े खराब है। आंकड़े वायदा कारोबार के भी खराब है और वो इस लिहाज से बड़े नहीं है, लेकिन है छोटे। इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं FIIs ने और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स भी। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि कितना, लगभग 1700-1800 करोड़ के स्टॉक्स कल FIIs ने बेचे, कैश और फ्यूचर मिला के। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हेमंत एक्सपायरी के एक दिन पहले हो सकता है। इसमें एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का भी योगदान हो सकता है। बिल्कुल होगा, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग वहां पर हुई है, लेकिन ओवरऑल ये आंकड़े मतलब एक संकेत साफ मिल रहा है, वो ये कि ऊपर के लेवल पे मार्केट टिकेंगे नहीं
और यही हम बार बार करें कि 8,700 के ऊपर टिकने के लिए दिक्कत है। कल भी इसलिए हमने बैंक निफ्टी में बाय कॉल नहीं दिया नीचे में। निफ्टी में जरूर कहा था कि 8,575 का स्टॉप रखिए, जो ट्रिगर नहीं हुआ, 8,600 के आसपास आया भी, लेकिन कुल मिलाकर ऊपर के लेवल पर टिकने में मुश्किल आएगी, ये बात साफ दिख रही जब तक ये आंकड़े सुधरते नहीं। चलिए, तो फिर ये कह सकते हैं कि एफआईआई जब तक खरीदारी के मोड में ना आए तब तक एक बार के लिए आपको कॉशियस रहना चाहिए। बहुत कूद कर खरीदारी शायद नहीं करनी चाहिए। एफएनओ के डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, एक्सपायरी कहाँ होगी, इस पर भी अनिल से पूछेंगे, लेकिन सौदे कौन से हैं जो आज आप लें आपको होगा फायदा, इस पर बात करते हैं। बागले साहब बताइए, आज भी टाटा स्टील को बेचेंगे क्या? टाटा स्टील मेरा वन ऑफ द सेल्स है, क्योंकि मैंने कल ऑलरेडी एसटीबीटी में दिया था, मैंने ये तीसरा स्टॉक कवर किया है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा रिलायंस इंफ्रा वीक लग रहा है, तो वो मेरा टॉप स्टॉक होगा। रिलायंस इंफ्रा बेच के चले 568 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 532। दूसरा कॉल होगा सेल इन अ ग्रैन्यूल्स, स्टॉप लॉस 126, टारगेट 114। ग्रैन्यूल्स बेचें, रिलायंस इंफ्रा बेचें, टाटा ग्रुप में तो बेरिश है ही संदीप, लेकिन एक्सपायरी कहाँ होगी और अगली सीरीज कैसी रह सकती है? महत्वपूर्ण बात वो है। चलिए, एक्सपायरी तो आज हो जाएगी, लेकिन अगली सीरीज बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाली है क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का आउटकम आ जाएगा, 2 हफ्ते ही बचे। हेमंत, सबसे पहले एक्सपायरी की बात। एक्सपायरी के लिए सबसे ज्यादा अहमियत वाला लेवल है 8,600। 8,600 के ऊपर की एक्सपायरी चाहिए। क्यों चाहिए? पिछली 3 एक्सपायरी में हमने लोएस्ट लेवल 8,608 का दिखा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि ये एक्सपायरी पिछले 3 महीनों से नीचे एक्सपायरी हो। तो 8,600 एक मनोवैज्ञानिक स्तर है जी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में। उसके नीचे एक्सपायरी होने का मतलब यह है कि तेजी करने वाले लोगों ने हथियार फेंके, पीछे हो गए, बैकफुट पर। वो नहीं चाहता, और वो होगा तो क्या होगा, 4 महीनों में लोएस्ट एक्सपायरी मिलेगी, जो कि आपको नवंबर सीरीज के लिए अच्छे संकेत नहीं देगी। ठीक बात है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको एक्सपायरी 8,600 के ऊपर और प्रिफरेबली 8,625 के ऊपर हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। ये तो एक्सपायरी का हो गया। अब कल के सेशन में एक अच्छी बात हुई है, वो ये कि पुट कॉल रेशियो घटा है, 7 बेसिस पॉइंट से 0.91 पर आया है। यानी कि कल के सेशन में तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने काफी पोजीशन हल्की की, और वो एक अच्छा संकेत है बाजार के लिए। एक्सपायरी के दिन लॉन्ग ट्रेडर्स कम हो जाए, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटा है, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटा है, तो पोजीशंस काफी हल्की हुई। हाँ, ये भी कह सकता हूं कि कुछ हद तक 8,600 के आसपास निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। तो शॉर्ट कवरिंग वाले लोगों ने भी ये सोचा कि एक्सपायरी का दिन है, 8,600 पर जो लेवल है ये एक अच्छा मौका है शॉर्ट कवरिंग करने का, तो वहां पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हुई। रोल ओवर्स जो दिख रहे हैं हेमंत, 52% के आसपास निफ्टी में, जो पिछले महीने के मुकाबले में 6% कम है। मार्केट वाइड रोल ओवर और बैंक निफ्टी के रोल ओवर कमोबेश इन लाइन है। तो निफ्टी में रोल ओवर को लेकर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक और संकेत दिख रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक्सपायरी अगर 8,625 8,650 के आसपास हो जाए, रोल ओवर्स कमजोर रहे, तो ये अगली सीरीज के लिए अच्छा संकेत मिलेगा। देखिए, जब बड़ी इवेंट वाली सीरीज हो ना, तो जितने आप हल्के जाएं उस सीरीज में, वो अच्छा आपके लिए रिस्क कम हो जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब आज के लिए 2 बड़े इंटरेस्टिंग लेवल दिख रहे हैं रेंज के लिहाज से, जो मैंने 8,550 8,650 बोला। एक तो 8,550 के पुट में एडिशन हुआ है 8 लाख शेयरों का, और 8,650 के पुट में एडिशन हुआ है 15 लाख शेयरों का। तो जो डे ट्रेडर्स है वो ये मानकर चलें कि इस रेंज के बीच में बाजार उतार चढ़ाव दिखा सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से पोजीशंस बनी है वो इस बात की ओर इशारा करे कि जैसे ही 8,650 पार करके टिके, 50 पॉइंट आपको तुरंत मिल जाएंगे, और 8,600 8,550 8,500 50 पॉइंट पर बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक्सपायरी के दिन जो आप फायरवर्क्स देखना चाहते हैं, दिवाली का सीजन भी है, जो उतार चढ़ाव देखना चाहते हैं, पिछली 2-3 एक्सपायरी बड़ी ठंडी सी रही है, बड़ा उतार चढ़ाव हुआ नहीं, लेकिन आज लग रहा है एक्सपायरी के दिन बड़ा एक्शन होगा। चलिए, तो उस एक्शन के लिए आप तैयार हो जाइए, सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहिए। एक्शन कोई भी ऐसा नहीं है जो हमसे बचकर जाए, अनिल जी कह सकते हैं, और आज एक्शन एचयूएल में होने वाला है। देखिए, कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे कमजोर आए, उस स्टॉक में किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, टाटा ग्रुप की बात भी करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि हमारे टॉप 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी पर क्या कॉल दे रहे हैं और कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आइए देख लेते हैं कि आज आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। 5 टेक्निकल एक्सपर्ट से हम पूछते हैं और आपके सामने राय उनकी निकल कर आई है। देखिए, बेचना चाहिए मेरा बखारिया कह रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 8,570 का, 8640 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें।
बेचने की राय एके प्रभाकर की भी है। आईडीबीआई कैप्स के कहने 8,650 पर लगाएं स्टॉप लॉस। कल के हाइज के आसपास 8,500 तक फिसलेगा निफ्टी। और हैट्रिक हो गई है ना, तीसरे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं बेचना ही चाहिए। हिमांशु शर्मा, इनकी राय देखिए, 8,580 तक निफ्टी जा सकता है। 8,675 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर चौथे एक्सपर्ट भी हैं बेरिश, बेचना चाहते हैं मानव चोपड़ा। 8,640 का उनका स्टॉप लॉस है और 8,530 का लक्ष्य। शुक्र है, एक एक्सपर्ट बुलिश है और वो है हेमंत कपाड़िया, और कह रहे हैं कि खरीदना चाहिए। केआर चौकसी सिक्योरिटीज के टारगेट दे रहे हैं 8,650 का, स्टॉप लॉस रखिए 8,560 का। तो 5 में से 4 बेरिश और एक एक्सपर्ट है बुलिश। रेंज बड़ी साफ दिख रही है हेमंत, ऊपर 8,550, 8,575, माफ कीजिएगा 8,650, 8,675, ये 25 पॉइंट की रेंज है ऊपर की तरफ जहां जाकर अटकेगा बाजार। नीचे 8,575, 8,600 की ये 25 पॉइंट की रेंज है जहां पर है अहम सपोर्ट। इसके बाहर निकलने पर देखेंगे कि निफ्टी किस तरफ बड़ा मूव दिखाता है। लेकिन देख लेते हैं कौन से वो टॉप स्टॉक्स जहां पर आज दिखेगा एक्शन। टाटा ग्रुप के शेयरों पर रखिए नजर, और कल देर शाम साइरस मिस्त्री की तरफ से टाटा सन्स के डायरेक्टर्स को और ग्रुप कंपनी के डायरेक्टर्स को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें काफी कुछ बाहर निकल के आने की आशंका है। वो ये रहे कि $18 बिलियन के राइट डाउन करने पड़ सकते हैं टाटा ग्रुप को, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी बुरी खबर है। खासतौर से जिन कंपनियों पर असर पड़ेगा उनमें टाटा स्टील, टाटा केमिकल और इसके अलावा टाटा ग्लोबल, इंडियन होटल जैसे शेयर भी शामिल। इन्फीबीम पर भी रखिए नजर। INDFS के साथ एक डिजिटल प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ये करार किया गया है। नोएडा टोल ब्रिज के लिए एक बुरी खबर, दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करने वाला जो डायरेक्ट फ्लाईवे है उस पर टोल खत्म करने का आदेश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और डॉक्टर रेड्डीज के लिए आज दूसरे दिन लगातार एक अच्छी खबर आती हुई। यूएस की एक कंपनी है रेड फार्मा, इसके साथ इन्होंने करार किया है। इंडियन ह्यूम पाइप्स, यहाँ पर कल बोर्ड बैठक हुई, बोनस पर विचार करना था। एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया है इस कंपनी ने। तो देखते हैं आज इस रेशियो के आने के बाद शेयर में क्या एक्शन दिखता है। दौड़ पहले ही लगा चुका है, जिस दिन बोनस के लिए बोर्ड बैठक का ऐलान हुआ तब से शेयर भाग रहा है। अब देखते हैं मुनाफा वसूली आती है या फिर मजबूती कुछ और बढ़ती है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब और संदीप जैन साहब, और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए क्रिस सुब्रमण्यम अल्टामाउंट कैपिटल के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, अब पहले आपसे राय ली जाए, बताएं कौन से शेयर हैं जहां आज आपको लगता है खरीदारी या बिकवाली के मौके हैं, आपकी टॉपिक्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में रैली चल रही है वो सर्टेनली स्टॉक स्पेसिफिक चलती रहेगी, और जिस तरीके से DIIs और अल्ट्रा HNIs और जो भी नए PMS मैनेजर्स है वो लोग जो भी स्टॉक ढूंढते हैं और उनमें जो बाइंग हो रही है, तो सर्टेनली मुझे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में दिखता है। ब्रॉडर मार्केट सर्टेनली नेगेटिव दिख रहे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 8600, 8550 यहाँ पे सपोर्ट ले ले तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट येस, जो स्टॉक्स की बात है, मुझे ऐसा लगता है ऑटो सेक्टर, जिस तरीके से कल रिजल्ट्स आए हीरो होंडा के, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर में मारुति के भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात कर रहा था, और मारुति के भी रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। M&M भी ठीक लगता है। इस सेक्टर में मुझे अतुल ऑटो अच्छा लगता है। फिर दूसरा मुझे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी ठीक लगते हैं कुछ स्टॉक्स, और उनमें से एक चंबल फर्टिलाइजर्स और दूसरा RCF। चंबल फर्टिलाइजर, RCF, अतुल ऑटो, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो पसंद हैं संदीप जैन के, ये हैं वो पिक्स। लेकिन सुब्रमण्यम साहब, क्या लग रहा है आज एक्सपायरी कहाँ होगी बाजार की? गुड मॉर्निंग अलजी। आई थिंक मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जो भी रोल्स देखने को मिल रही है काफी स्लगिश लग रही है, और हमारा मानना है कि शायद नियर टर्म एक सेलिंग प्रेशर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग स्पेसेस है यहाँ पर बैंकिंग
और खास करके ये टाटा ग्रुप के जो इंडेक्स में काफी अहम इनकी वेटेज है, इन पे सब जो वीकनेस है उसके चलते मेरा मानना है कि एक बार यहाँ पर मार्केट में 8,525 वहां तक जो एक काफी अहम सपोर्ट रही है वहां तक फिसलने की संभावना है। तो उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पर एक पुट का सहारा ले सकते हैं, जहां अक्टूबर का ही 8,600 का पुट का सलाह दे रहे हैं हम 27 के आसपास कल बंद हुआ था। एक 45 का टारगेट पकड़ के चले और एक स्टॉप लॉस 15 पकड़ के रख सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए निफ्टी पर। निफ्टी का 8,600 का पुट खरीदने 27 रुपए के आसपास, 45 का लक्ष्य और 15 रुपए का स्टॉप लॉस। और ये 8,600 का पुट आज ही का है, आज ही एक्सपायर होने वाला था। एक छोटी रिस्क के साथ, यानी कि 12 रुपए की रिस्क लेकर एक मंदी का ट्रेड लिया जा सकता है। ये राय क्रिस सुब्रमण्यम की। लेकिन मंदी कहां होगी? सबसे ज्यादा सबसे पहले अगर होनी है और निफ्टी पर दबाव बनाना है तो टाटा ग्रुप के शेयर, जैसा क्रिस ने कहा। लेकिन उसके अलावा लीवर, HUL, जिसने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, कैसे रहे नतीजे और नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस क्या व्यू बना रहे हैं इस स्टॉक पर, ये बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। और साथ ही नतीजों पर चर्चा करेंगे हीरो मोटोकॉर्प, जिसके शानदार नतीजे आए उन पर भी, और बाकी तमाम शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस की क्या है राय, इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। और कल बाजार बंद होने के बाद अगर एक नतीजा खराब आया है तो HUL का है। जहां वॉल्यूम ग्रोथ -1% की आई है, अनुमान था कि 2 से 3% की ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन डी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद आज ब्रोकरेज हाउसेस भी ज्यादा खुश नहीं होने चाहिए। ये बताइए कैसे देखा आपने इन नंबर्स को? हेमंत, एक बाप अपने बेटे को सबसे अच्छे तरीके से पहचानता है, और अगर 4 हफ्तों पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा, उनके ग्लोबल CEO ने, कि हमें हिंदुस्तान में ग्रोथ को लेकर चिंता है, तो उनसे ज्यादा कौन समझता है? और वो आप दिख रहा है। देखिए, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है, राइट? इस तरह के वॉल्यूम्स आना, ये वाकई में चिंता की बात है। खासतौर से चिंता की बात तब है जब आप जिस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हाँ, लोगों के लिए झटके वाली बात हो सकती है। लेकिन मैंने उसी दिन मन बना लिया था कि जब उनके ग्लोबल CEO कह रहे कि हिंदुस्तान, हाँ, ये जरूर था कि उस दिन हम ये सोचे थे कि वो खाली स्किन केयर डिवीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अंदाजा दे दिया था। कल जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी वो अच्छी थी। हाँ, उसके बाद वाली अब ये, क्योंकि अब जिस वजह से ग्रोथ आएगी ना, जो पैसा लोगों के हाथ में आ रहा है वो अब शायद दिखेगा अगले आने वाली तिमाही में। लेकिन एक बात जिसका आप भी लगातार कई बार जिक्र करते रहे, हम करते रहे, पतंजलि को लेकर जो कंपटीशन है, तो लीवर में अब वो है ना, क्या कहते हैं कि जो एक बड़ी तेजी, बड़ा बुलिश होने का व्यू, या ये मतलब आसानी से पैसा बनाने का वक्त शायद। चलिए, तो HUL आज फिर क्या दबाव में रहेगा? अच्छा, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं इस पर राय आपके सामने पेश करते हैं। नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है। नियति, ब्रोकरेज हाउसेस की व्यूज क्या आ रहे हैं? देखिए हेमंत, 30 तिमाहियों बाद जो वॉल्यूम की डीग्रोथ की बात हुई है वो बिल्कुल सही है। सब कुछ देख रहा है कि खराब हुआ है, प्राइसिंग का प्रेशर आया है, मगर मैनेजमेंट की जो कॉन्फिडेंस है ना, ये जो अभी आपने बात की है, ये सबसे ज्यादा ब्रोकरेजेस को भा गया है। इनफैक्ट ये मान के चल रहे हैं कि अब सब सारे प्रेशर्स, जो मल्टीपल प्रेशर्स हैं, वो सब अब प्राइस्ड इन है, और इसी के चलते इन्होंने सबने अपने जो रेटिंग्स हैं जो कि आउट परफॉर्म की थी, या फिर जो लक्ष्य हैं, वो वैसे के वैसे बरकरार रखे। कुछ एक ने EPS अनुमान जरूर घटाए हैं और कुछ एक ने अपने टारगेट प्राइस थोड़े से रिवाइज किए, जैसे CLSA अपग्रेड कर रहा है, अब इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। टारगेट प्राइस 885 से बढ़ा के 930 का कर रहा है। हालांकि इन्होंने FY 17 और 19 के EPS अनुमान 1 से 2% घटाए हैं। मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस पे इनको भरोसा है, अगली तिमाहियां जो आएंगी वो बेहतर होंगी। मेंटेन कर रहा है नोमुरा भी बाय का कॉल। टारगेट प्राइस इन्होंने रिवाइज किया है, 1076 का इनका लक्ष्य था, 983 का अब इनका ये अब टारगेट घटा के कर रहे हैं। FY 17, 18 और 19 के EPS अनुमान 7.7, 12.4 और 9.7% घटा रहे हैं। डिमांड रिवाइव करेगी सेकंड हाफ में, इनको पूरा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए ये अभी भी निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। और देखिए, इनका टारगेट प्राइस भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का ही है। मोस्ट बुलिश टारगेट अभी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का ही है। बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 1020 का इनका लक्ष्य है। गोल्डमैन सैक्स का मगर सबसे खराब टारगेट है, न्यूट्रल का कॉल इनका है। टारगेट प्राइस इन्होंने 703 से घटा के 692 का कर दिया है। 18% का नीचे के स्तर पे आपको ये शेयर दिखा सकता है। सिटी
मेंटेन कर रहा है अपना सेल का कॉल और 830 का इनका लक्ष्य है। होल्ड की रेटिंग मगर डॉइचे बैंक दे रहा है 890 का इनका लक्ष्य है। सभी लक्ष्य जितने भी ब्रोकरेजेस के हैं वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के हैं, गोल्डमैन सैक्स को छोड़ दें तो इंटरेस्टिंग है अनिल। आप देखिए CLSA कह रहा है कि नतीजे तो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इस भाव में ये नतीजे हैं और इसीलिए कमजोर नतीजों के बावजूद वो लक्ष्य बढ़ा रहे हैं। 885 से 930 का लक्ष्य उन्होंने किया, अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म की रेटिंग। तो इंटरेस्टिंग होगा आज ये शेयर खुलता कैसे है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है हीरो मोटोकॉर्प का। आप कह रहे थे 1000 करोड़ के आसपास का जो है मुनाफा पेश हो जाएगा और डॉट वहीं पे ही देखिए 1004 करोड़ से आप थोड़ा क्या नंबर्स आए हैं, जोरदार नंबर्स। एक्चुअली हाँ, इससे पहले हीरो की बात करें, लीवर में हाँ एक चीज और है कि शॉर्ट्स बने हुए थे ऑलरेडी नतीजों के पहले, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना हिंदुस्तान लीवर में बनती है। तो जो मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अंडर परफॉर्मेंस है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है हिंदुस्तान लीवर जहां खुले वहीं पर बॉटम बना ले, ये एक संभावना बनती है। जहां तक हीरो का सवाल है, एक्चुअली है ना, हीरो में सबसे बढ़िया चीज क्या है, मार्जिन जो एक्चुअली वो दिख नहीं रहे। 16.2% मार्जिन रिपोर्ट हुए, लेकिन अगर आप इसे एडजस्ट करके देखें तो ये 17.6%, 17.5% के ऊपर के मार्जिन है। हिस्टोरिक मार्जिन लगातार तीसरी तिमाही शानदार मार्जिन। और ये मार्जिन कहां से आ रहे हैं? रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है, एड एक्सपेंसेस ये कम कर रहे हैं और कॉस्ट कंट्रोल, 3 जगह से जो मार्जिन आ रहे हैं। और हर बार लोगों को क्या लगता है हेमंत की इस बार टॉप हो गया। हाँ, ये इससे बढ़ेंगे नहीं मार्जिन, इससे बढ़ेंगे। आज 1-1.5 बजे मैनेजमेंट का कॉल है, वो देखेंगे सुनेंगे और मुझे लगता है उसके बाद ज्यादा रिपोर्ट आएंगे। तो ये अभी भी जो हीरो मोटोकॉर्प की आउट परफॉर्मेंस है, मुझे एक चीज लगती है, जो कंपनी 7 लाख गाड़ियां हर महीने बेचती हो, जो कंपनी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हो, तो जिनको पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक चाहिए वो इस स्टॉक में सब कुछ है, जो आप इसको पोर्टफोलियो में रखें, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो पोर्टफोलियो वाला शेयर है। वैसे दोनों ही शेयरों ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है, ये बताइए चार्ट देखकर दोनों शेयर कैसे लग रहे हैं आपको? हेमंत, हीरो मोटो में मैं बेरिश था, परसों मैंने आई थिंक बाय दिया था, वो ट्रेडिंग बाय था 3450, उसका कल टारगेट भी आ गया। लेकिन मुझे लगता है और भी थोड़ी अपसाइड है, जो कि 35, 3550। अगर आप 1-2 हफ्ते की बात या एक आध महीने की बात करो तो 33, 3350 ऑन द डाउन साइड, 3550, 3600 ऑन द अपसाइड, ये रेंज रहेगा। HUL पे मैं थोड़ा सा बेरिश हूं, अगर ऊपर में बेचने को मिलता है। अभी भी मुझे नहीं लगता ये स्टॉक एक से एक बॉटम्स तोड़ के नीचे आ रहा है। पहले 900 तोड़ा, फिर 860 तोड़ा, सारे सपोर्ट तोड़ रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा बाउंस बैक होता है। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 860 के ऊपर जाएगा, उसके आसपास बेचना चाहिए 870 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 800। और लेना है HUL तो लगभग 800, 790 उधर ही बॉटम बनते हुए मुझे लगता है, तो मैं जल्दी में नहीं रहूंगा बाय करने के लिए। ठीक बात है, तो खरीदारी की जल्दी ना करें, शॉर्ट है तो ही काटने का सोचें। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प पे रिपोर्ट्स कैसी आई हैं। नीति बताइए, ब्रोकरेज हाउसेस के क्या टारगेट्स हैं? बिल्कुल कॉन्ट्रा कॉल्स हैं अनिल जी। शायद मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल की आप बात कर रहे थे, उसके बाद शायद टारगेट प्राइस रिवाइज करेंगे। CLSA कह रहा है कि स्ट्रांग क्वार्टर था मगर सेकेंड हाफ सॉफ्ट रहेगा। रिटरेट करें अपनी बिकवाली की सलाह, 3030 का इनका लक्ष्य है। रिटेल ग्रोथ इनका मानना है फेस्टिव सीजन की मिड सिंगल डिजिट में आई, यानी 5 से 6-7% के आसपास ये आने वाली है। हाई रिस्क है इनका, शार्प वॉल्यूम ड्रॉप हो सकता है सेकेंड हाफ में। वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। 3030 का इनका लक्ष्य है। कोटक भी मेंटेन कर रहा है अपनी बिकवाली करने की सलाह, हालांकि इन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। 2950 का इनका लक्ष्य था, अब इसे बढ़ाकर 3000 का कर रहे हैं। चैनल चेक्स इन्होंने कराए थे, जिसके बाद इनको लग रहा है कि फेस्टिव सीजन की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो स्लगिश ही रहेगी, बहुत ही म्यूटेड रहेगी। सिटी भी मेंटेन कर रहा है अपनी सेल यानी बिकवाली करने की सलाह। 2920 का इनका लक्ष्य है। इनको लगता है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगी, इसकी वजह से इनको नुकसान होगा। 2920 का इनका लक्ष्य और बिकवाली करने की सलाह सिटी की भी। तो ये सारे मिस वाली फीलिंग जब होती है तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को ही होती है, ब्रोकरेज हाउसेज में भी एनालिस्ट हैं जो मिस कर चुके हैं, आप ये कह सकते हैं। और 3000 का लेवल दे रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के लिए, 3400 का भाव है और 2920 का लेवल दे रहे हैं। ये रिपोर्ट्स में जो एनालिस्ट जो लिख रहे हैं उनको सीरियसली देखना चाहिए। हेमंत, कभी कभी क्या होता है कि देखिए, अगर समझ जी किसी स्टॉक को लेकर आप में वागले साहब 4-5 लोग सब लोग कहें कि मंदी होगी और स्टॉक बढ़ जाता है, स्टॉक आपके आम धारणा के विपरीत ट्रेड करता है, तो 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो उस स्टॉक में कोई ऐसी ऑपरेटर एक्टिविटी है जो उसको ऊपर ले जा रही है,
या फिर फंडामेंटल रीजन से अगर बढ़ रहा है तो हमारे रिसर्च में गड़बड़ है। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, ब्रोकरेज हाउसेस को ये समझना पड़ेगा कि आपने अगर हीरो मोटोकॉर्प पे जब अलग हुआ सेल कॉल दे दिया, आप तब तक उस सेल कॉल को लेकर बैठे रहेंगे। गलती हो गई। हीरो मोटोकॉर्प फंडामेंटल स्टॉक है, वेल रिसर्च स्टॉक है, उसमें आपको कहाँ दिक्कत है अगर हो गई। लेकिन अब वही है ना कि आप अंडर ओन है, ले नहीं पाए, इंतजार करें 3000 आ जाए, 3000 ना आए तो 3200 भी आ जाए, स्टॉक आता नहीं है। सब ब्रोकरेज अगर बेरिश हैं, सबके टारगेट नीचे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा मालूम है आपको बाय कॉल्स किसी स्टॉक पर है? हाईएस्ट किसी एक स्टॉक पर हाईएस्ट बाय कॉल है, आपको सरप्राइज होगा। 48 बाय कॉल है एक्सिस बैंक पे। और क्या हुआ कल एक्सिस बैंक का? तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि सारे रिसर्च हाउस एक ही साथ एक स्टॉक पर बेरिश है बुलिश हो तो स्टॉक वैसा ट्रेड करेगा। हीरो मोटोकॉर्प भी वही एग्जांपल है और एक्सिस बैंक भी वही एग्जांपल है। बिल्कुल। और आपने देखा एक्सिस बैंक का, खैर कल का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो वहीं से हाथ लगा था। लेकिन और कौन से रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से? नियति बताइए, कहाँ नजर पड़ी और आपकी? फूड्स और कैडला पे जल्दी से बात कर लेते हैं। हेमंत, बाय का कॉल मेंटेन कर रहा है सीएलएसए, टारगेट प्राइस इनका 1450 का था जिसे अभी ये मेंटेन कर रहे हैं। FY 17-19 के इन्होंने ईपीएस अनुमान 13% और 19% घटा दिए हैं। रिड्यूस का कॉल यानी बिकवाली करने की सलाह नोमुरा दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने घटाया है, 900 का था अब 890 का कर दिया है। ओवरवेट मगर जेपी मॉर्गन है, 1190 का इनका लक्ष्य है। मेंटेन कर रहे हैं बाय यानी निवेश करने की सलाह बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी, 1320 का इनका लक्ष्य है। पॉजिटिव है अभी ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पर, आगे चल के शायद और बेहतर होती हुई नजर आएंगी। क्रेडिट स्विस मेंटेन कर रहा है आउट परफॉर्म की रेटिंग, टारगेट प्राइस इनका अनचेंज्ड है, 1230 का लक्ष्य ये दे रहे हैं। कैडला पे अपग्रेड का कॉल आया है सीएलएसए का, अंडर परफॉर्म से इसको बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है, 360 का था अब इसे बढ़ा करके 470 का कर रहे हैं। Q2 रिजल्ट्स इनके अनुमान के बिल्कुल इनलाइन आए थे। न्यूट्रल का कॉल मगर क्रेडिट स्विस दे रहा है, टारगेट प्राइस इनका 405 रुपए का है जो कि दोनों ही करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के ही टारगेट्स हैं। तो ये है इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स कल कैडिला हेल्थ और जुबिलेंट फूडवर्क्स के नतीजों के बाद। शुक्रिया नियति ये तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। ओके, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारा फोकस होगा पूरी तरह से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर जो बाजार पर दबाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं पिछले कल के सेशन में आखिरी आधे घंटे में, और आज फिर देखिए एशियाई बाजारों की तर्ज पर और कुछ हद तक टाटा ग्रुप के शेयरों में कमजोरी की आशंका के चलते एसजेएक्स निफ्टी भी कमजोर है। तो बाजार के जाने माने दिग्गज रमेश दमानी जी की लेंगे राय टाटा ग्रुप के इन शेयरों पर और इन तमाम डेवलपमेंट पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। और फोकस रहेगा टाटा ग्रुप के तमाम शेयरों पर। कल देर शाम टाटा ग्रुप की तरफ से साइरस मिस्त्री जी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई टाटा सन्स के टाटा ग्रुप के डायरेक्टर्स को, और उन्होंने काफी कुछ बड़े संगीन आरोप लगाए हैं कि किस तरह से कामकाज ग्रुप में चल रहा था। और एक सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई वो है कि $18 बिलियन का एक राइट डाउन लेना पड़ सकता है। $18 बिलियन का मतलब आप मोटा मोटी समझ लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए, बड़ा फिगर होता है। चलिए इसी पर हमने बातचीत की देश के दिग्गज निवेशक और बीएसई एनएसई के मेंबर्स रमेश दमानी जी, और वो खुद टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर उनके पास है भी, और उनका ये मानना है कि टाटा ग्रुप में बड़ी आफत आ गई है जिसका असर ग्रुप के सभी कंपनियों पर दिखेगा। और उन्होंने हमें ये बताया कि टाटा ग्रुप को मिस्त्री को बाहर निकालने की वजह सबको बतानी चाहिए। पत्र साइरस मिस्त्री जी ने भेजा है रतन टाटा को, एक कैन ऑफ वर्म्स ही खुल रहा है अभी, क्या मालूम है पैंडोरास बॉक्स कहां जाके रुकेगा। और मैंने ये देखा है कि बोलते हैं किचन नेवर वन कॉकरोच इन द किचन, मतलब अब किसी में जाओगे एक नहीं 10 20 50 में, तो एक बार एक मिल गया तो फिर 10-15 भी मिल सकते हैं। सो आई थिंक ग्रुप ने एक और चीज मेरे हिसाब से बहुत गलत की, दैट in terms of corporate governance, is when Mistry was removed, which is fine, which is corporate democracy at work. They owed the public an explanation कि why was this happening, what is the reason it was happening. भाई आपने इतनी बड़ी ग्रुप जो 5 लाख करोड़ का सेल्स है, $100 billion सेल्स है, you just sent a press release and we are all speculating without having any basis, which is actually detrimental to stockholder value. They should come out and say what are the reasons they removed Cyrus Mistry. I think they owe the public a press conference. It is not in the best interest of Tata to come and do such an action without explaining themselves. This is a group known for its transparency, known for its ethics, and if there's a problem, they should inform the market.
तो साफ तौर पर जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जो टाटा समूह में शेयर होल्ड करते हैं वो कह रहे हैं कि अगर रतन टाटा जी को निकालना था तो पहले सबको बताना चाहिए था क्या कारण है, अचानक से नहीं निकालना चाहिए था साइरस मिस्त्री जी को जो चेयरमैन पद पर बने हुए थे। और उनको निकालने के पीछे जो वजह दी जा रही थी वो परफॉर्मेंस दी जा रही थी। और साइरस मिस्त्री जी ने कहा है कि उनके समय में, उनके टेन्योर में 31% CAGR ग्रोथ से टाटा में तरक्की हुई है। टाटा सन्स की नेटवर्थ 26,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए हो गई है। तो कह रहे हैं परफॉर्मेंस नहीं ये कारण था, तो उन्होंने हिटबैक किया है। हेमंत, परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले पता चलता है मार्केट को, और मार्केट किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत पहले से समझता है और उसी हिसाब से, और खासतौर से वेल रिसर्च कंपनी जो कि टाटा ग्रुप की है। जो कुछ कल साइरस मिस्त्री ने लिखा वो एक्सपेक्टेड था, उन्हें निकालने के बाद वो कुछ तो पलटवार करेंगे। लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूं, क्या सुनना चाहता हूं, अल्टीमेटली जो वजह सामने आई है वो तो है नहीं। 4 महीने बाद तो वैसे भी साइरस मिस्त्री जी का चेयरमैनशिप का टेन्योर खत्म हो रहा था। अब जब 4 साल से इतने झगड़े चल रहे हैं तो 4 महीने और टाटा ग्रुप वाले क्यों नहीं रुक सकते थे रतन टाटा? इसका मतलब यह है कि इन 4 महीनों में साइरस मिस्त्री जी कुछ न कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके लिए वो इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें तुरंत फौरन निकालना पड़ा। अब वो क्या चीज है जो साइरस मिस्त्री जी अपने बचे खुचे 4 महीनों के कार्यकाल में कर सकते थे, वो जब सामने आएगा तब ये केस अल्टीमेटली लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्या है। लेकिन जो पहले दिन हमने बात की, मैं आज भी उस पर पूरी तरह से अडिग हूं। ये शेयर अब आपको निफ्टी से, बाजार से बेहतर प्रदर्शन करके नहीं दिखा सकते। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में तो आपको हर वक्त हेज रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी वक्त जो खबर आएगी वो बुरी होगी, अच्छी नहीं होगी। तो उस दिन के बाद कल दूसरी बुरी खबर आई है और आएगी। और हम अभी भी कह रहे थे, अब तक तो रतन टाटा जी ने अपना एक्शन लिया है, देखना होगा शाहपुर जी किस तरह का एक्शन लेते हैं। और पहला एक्शन कल हमने देखा उनकी तरफ से आता हुआ, अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आता हुआ, 5 पेज का लेटर उन्होंने लिखा है और हर कंपनी के बारे में उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए की तो नैनो गाड़ी कभी थी ही नहीं, कॉस्ट से नीचे बेची जा रही थी, जिद थी रतन टाटा जी की, इसलिए इस प्रोजेक्ट को चला रहे थे, बंद कर देना चाहिए था इस प्रोजेक्ट को। संदीप जैन जी, आपका विचार चाहता हूं इसके ऊपर। ये बताइए फंड मैनेजर्स अब क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, हर अच्छे फंड में कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप के शेयर तो हैं, क्या फंड मैनेजर्स इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के बाद इन्हें बेचकर बाहर होंगे? नहीं, बाहर तो नहीं होंगे। देखिए, सर्टेनली ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से निकाला गया और वो भी 4 महीने का टेन्योर बचा था और उसके पहले तो सर्टेनली कोई ना कोई बड़ी बात होगी, कोई ना कोई बड़ा डिस्क्लोजर, या तो साइरस मिस्त्री बोर्ड के अगेंस्ट में जाके कोई डिस्क्लोज करने वाले थे या कोई बड़ा एक्शन लेने वाले थे। बट यस, $100 बिलियन का ग्रुप है और इनफैक्ट मेरे हिसाब से 5 से 6% का वेटेज रखता है ये पूरा ग्रुप, पूरे इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स का। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट तो आएगा। बट स्टिल इस तरीके की जब अंदर की लड़ाइयां होती है तो सर्टेनली जो अंदर की बातें जब बाहर आती है तो बदनामी तो पूरे ग्रुप की होती है। तो अब अच्छा भी है कि कई बार क्लैरिटी आती है कि ठीक है, अच्छा ये था, इतने दिन तक भ्रम में चल रहे थे, तो ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि और बेटर ही होगी चीजें। एक बार हो सकता है कि जर्क आएगा, करेक्शन आएंगे, बट इस तरीके का एक्शन, इतना बड़ा एक्शन लिया जाता है तो सर्टेनली थोड़े दिनों बाद, 2, 4, 6 महीने बाद, हो सकता है साल भर भी लग जाए, बट कुछ बहुत बड़ा होने वाला होगा, बहुत अच्छा होगा। या बहुत बुरा का तो मुझे लगता नहीं कि इस ग्रुप के साथ होगा, बट बहुत ही अच्छा होगा। बट देखना कि रीजन क्या था, जो रमेश दमानी जी को भी सुन रहा था और आप भी बोल रहे थे, रीजन बहुत जरूरी है, किस कारण से ये एक्सोडस हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक इस ग्रुप के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं खड़े हुए थे। कल जिस तरह से ये लेटर सामने आया है, इसमें तो मिस्त्री जी ने साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने फोरेंसिक प्रोब किया तो देखा गया कि 22 करोड़ रुपए के एयर एशिया के ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड था। उन्होंने शब्द यूज किया है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस। और इसीलिए अब सूत्र बता रहे हैं कि सेबी भी हरकत में आई है। बीएसई एनएससी ने भी अब पूछा है कि साइरस मिस्त्री जी की जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें कितने सच हैं। तो ये मामला तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बनता जा रहा है, और खासतौर से तब जबकि एक ऐसा ग्रुप जिसकी सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनियां, 29 कंपनियां टाटा ग्रुप की लिस्टेड है मार्केट में, 1-2 नहीं 29, और जिन्हें हमेशा से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से सबसे ऊंचे स्तरों वाला ग्रुप माना जाता था। नीरज रेड्डी के केस में उस समय पहली बार थोड़ी सी उंगली उठी थी, लेकिन उस समय लोग क्या मानते थे
कि देखिए जोड़ तोड़ करके काम करवाना है हिंदुस्तान का तरीका है। ठीक बात। कोई भी सरकार हो आपको करना ही पड़ता है लॉबिंग, लेकिन ये जो चीज हुई है इसमें कोई एक्सटर्नल नहीं है, सारे के सारे इंटरनल लोग हैं, सारे के सारे आपके अपने लोग हैं। तो ये एक्चुअली ये झटका न सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए बल्कि हिंदुस्तान के तमाम कंपनियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर हिंदुस्तानी कंपनियों पर फिर सवाल उठेंगे। तो अब बहुत कम ग्रुप ऐसे बचे हैं जिन्हें आप टाल ठोक कर कह सकते हैं कि नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से ये बहुत अच्छे हैं हिंदुस्तान। बिल्कुल। तो फिर आज टाटा मोटर्स में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? कल बाय द वे आपको बता दूं 400 करोड़ की डिलीवरी बेस सेलिंग टाटा मोटर्स में देखने को मिली है। टाटा स्टील गिरा है और ये दोनों शेयर निफ्टी में है, दोनों ने मिलाकर करीब करीब आखिरी मिनटों में 15 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया है कल निफ्टी में फॉल के लिए। तो आज कैसे अप्रोच करना चाहिए वागले साहब से चार्ट्स पूछेंगे ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप वागले, संदीप जैन और क्रिस सुब्रमण्यम। और अब लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। क्रिस बताएं आपने कौन से स्टॉक चुने आज वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, तेजी या मंदी की तरफ? जी शुरुआती तौर पे आई थिंक टायर कंपनी में कहीं ना कहीं एक वीकनेस लग रही है। लास्ट लगातार 3-4 एक्सपायरी से हम उसमें तेजी देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि शायद अपोलो टायर जहां पर हमने काफी एक लॉन्ग अनवाइंडिंग भी एक धीमापन देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक बिकॉली करके चल सकते हैं और यहाँ का 202 का लक्ष्य पकड़ के बिकॉली करे और 216 का स्टॉप लॉस का सलाह दे रहे हैं। दूसरा खरीदारी की ओर अगर देखें तो एक गैस अथॉरिटी जहां पर एक बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन देखे। हमारा मानना है कि शायद ये 400, 415, 25 के ऊपर अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहां पर देखने को मिला है। इसका इमीडिएट लक्ष्य जो है 455 तक जाने की संभावना है। एक 415 का ही स्टॉप लॉस लगा के चलने की राय दे रहे हैं। और तीसरा जेन इरिगेशन जो आई थिंक अक्टूबर सीरीज में सबसे वन ऑफ द बेटर स्टॉक्स रही है, अच्छी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। 111 का लक्ष्य का हम पकड़ के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 100 का स्टॉप लॉस लगा के चलने का राय दे रहे हैं। और ऑप्शन स्ट्रेटजी में गेल कोई पकड़ के चल रहे हैं और मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो हम एक बुल स्प्रेड का सलाह दे रहे हैं जहां पर एक 440 का एक कॉल नवंबर सीरीज का खरीद के चले जो 12-13 के आसपास बंद हुआ था और साथ साथ 460 का कॉल बिकॉली करके चले जो 6 रुपए के आसपास बंद हुआ था। तो नेट कॉस्ट लगभग एक 6 रुपए के आसपास आ रहा है। तो हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर एक 15 रुपए का लक्ष्य पकड़ के खरीदारी की जा सकती है। इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट की जा सकती है। एक स्टॉप लॉस 3 रख सकते हैं। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर आपके लिए आज ट्रेडिंग पिक्स है। तो गेल फ्यूचर भी खरीद सकते हैं और कॉल ऑप्शन की तेजी करने के लिए ये स्टॉक चुना है क्रिस सुब्रमण्यम ने। और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रजत के boss.com के बॉस भी कार्यक्रम में शामिल होंगे कोलकाता से, उनसे भी पूछेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। लेकिन इस ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए शुरू होने वाला है। बताएंगे आपको एसजेएक्स निफ्टी की तर्ज पर क्या इतने ही कमजोर खुलेंगे भारतीय बाजार या फिर थोड़ी रिकवरी की उम्मीद की जाए या फिर कम कमजोरी की उम्मीद की जाए। साथ ही बताएंगे आपको किस तरह से होगी भारतीय बाजारों में रुपए की शुरुआत। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज के स्टॉक 2020 के टॉप 20 आइडियाज देखना। और साथ ही इन सब के साथ 9:15 पर जब बाजार खुलेंगे भरपूर ट्रेडिंग एक्शन आपके लिए शुरुआती कारोबार का स्क्रीन का पूरा एक्शन लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।